हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानी जोन में। आज से मैं एक नया सीरीज चालू कर रहा हूं, सीबीएसई और एनसीईआरटी के साइंस। आज उसका पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो जो बच्चे क्लास 9 में आ चुके हैं, क्लास 9 की क्लास चालू हो चुकी है जिनकी, उनके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सराउंडिंग्स किसे कहते हैं। सराउंडिंग्स, तो सराउंडिंग्स जो है, जो भी हमारे आसपास है उसे ही हम सराउंडिंग्स कहते हैं। द थिंग्स इन आवर विसिनिटी, चाहे वो ये बोर्ड हो, ये पेन हो, हमारे आसपास का जो भी जगह है उसे हम अपने सराउंडिंग्स कहते हैं, चाहे वो बहुत दूर तक ही क्यों ना हो। पूरी पृथ्वी हमारी सराउंडिंग्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, हम देखते हैं कि मैटर, मैटर क्या है। तो मैटर है एनीथिंग which occupies space and has mass is called मैटर। मतलब क्या? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो जगह घेरती हो, एंड हैज मास, मास का मतलब होता है वजन, इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो जगह घेरती हो, जैसे ये पेन है, ये एक जगह लेती है, ये एक बोर्ड है, ये भी एक जगह ले रही है, और इसका भी एक वजन है। हम इसको वजन करेंगे तो कुछ 1 किलोग्राम या 1.5 किलोग्राम ऐसा कुछ आएगा। तो जो भी वस्तु हमारे आसपास है, यदि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और वो यदि उसका कुछ वजन है, तो उसे हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि ये पेन ही ले लीजिए, ये पेन है, आपकी कॉपी होगी, हवा, हवा भी जगह लेती है और उसका कुछ वजन होता है। तो ये सब मैटर है। आगे देखते हैं, मास के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि मास क्या है। तो मास बेसिकली होता है वजन, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का वजन को ही मास कहते हैं। उसका यूनिट एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होता है उसका यूनिट। एसआई यूनिट जो होता है वो होता है किलोग्राम, शॉर्ट में उसे केजी लिखते हैं। तो मास का मतलब है वजन और उसका यूनिट होता है किलोग्राम। उसी प्रकार जैसे हम बोल रहे हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको वॉल्यूम कहा जाता है। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस occupied by any substance। इसका भी यूनिट होता है, ऐसा यूनिट इसका होता है क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, और मीटर क्यूब लिखते हैं, इसको सिंबॉलिकली मीटर क्यूब लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। इसका मतलब है कि जो जगह, जो कोई एक चीज जो जगह लेती है, जिसका एक वजन होता है, वो मैटर हो। एग्जाम्पल में आपको बता दिया मैंने, पेन, कॉपी, एयर, आपके बुक्स हो सकते हैं, आपकी खेलने के सामान हो सकता है, कुछ भी मैटर है। अब चीजों को थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं बताता हूं कि क्या चीजें हैं जो मैटर नहीं है। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। थिंग्स विच आर नॉट मैटर, मैटर नहीं है। क्या क्या है जो वो मैटर नहीं है? जैसे कि थॉट्स, आपके जो थॉट्स है, आप जो सोच रहे हैं, वो मैटर नहीं है, क्योंकि वो कोई जगह नहीं लेती है।
उसका कोई वजन नहीं है। आप उसको मेजर कर सकते हैं क्या अपने थॉट्स को कि ये 100 ग्राम का है, ये 1 किलो का है, ऐसा कुछ नहीं। उसी प्रकार किसी भी चीज की स्मेल, खुशबू, खाने की हो या परफ्यूम की स्मेल हो, स्मेल भी कोई जगह नहीं लेती है, परफ्यूम जगह लेती है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, परफ्यूम इज अ मैटर, परफ्यूम इज अ मैटर, क्योंकि परफ्यूम आप देखिएगा बॉटल में जगह लेती है और उसका एक वजन भी होता है। बट स्मेल, स्मेल इज नॉट मैटर, स्मेल मैटर नहीं है, क्योंकि स्मेल कोई जगह नहीं लेती है और स्मेल का कोई वजन नहीं होता है। तो आशा करता हूं आपको मैटर क्या है यह समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मतलब मैटर का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहला है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब मैटर जो है बहुत ही छोटे छोटे चीजों से बना है, जिसे कि हम पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे कि आपने रेत या सैंड के एक एक दाने को देखा होगा, उसी प्रकार उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मैटर बना है। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी का सहारा लेंगे। हम एक बीकर लेंगे, बीकर में पानी पहले डाल लेंगे और जब वो लेवल स्टेबल हो जाएगा तो उसके लेवल को हम मार्क कर लेंगे कि इस लेवल तक हमारा पानी आ गया। उसके बाद उसमें हम 1 स्पून सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट डालने के बाद उसको स्टर करके हिलाकर फिर से स्टेबल होने देंगे ताकि पानी का लेवल स्टेबल हो जाए। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ जो पानी का लेवल था और यहाँ पानी का लेवल जो है वो सेम है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने 1 स्पून पानी, 1 स्पून सॉल्ट डाला, फिर भी पानी का लेवल में कोई चेंज नहीं आया। इससे ये हमें पता चलता है। और सॉल्ट जो है गायब भी कहाँ हो गया? सॉल्ट के जो बड़े बड़े दाने थे वो पूरे पानी में डिसॉल्व हो गए, तो वो गए कहाँ? तो इससे ये प्रूव होता है, और पानी का लेवल भी चूंकि राइज नहीं किया, तो इससे ये प्रूव होता है कि जो सॉल्ट था वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना था, जो कि पूरे पानी में घुल गया और पानी के बीच में जो गैप्स थे उसमें जाकर वो समाकर उसके लेवल को भी राइज नहीं किया, सेम रहा। इससे ये पता चलता है हमें कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो अब सवाल उठता है कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स है वो कितने छोटे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि दे आर सो स्मॉल दैट वी कैनॉट सी विथ आवर आईज, मतलब वो इतने छोटे हैं कि हम उनको अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। वो इतने छोटे हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं वो कि वो कितने छोटे होते हैं। तो उसको देखने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 बीकर लेंगे, 4 बीकर में हम पानी डाल देंगे और उसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स इसमें थोड़े से डाल देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट जो है कलरफुल क्रिस्टल होता है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो पानी है वो कलरफुल हो जाएगा। ऐसे पानी जो है हमारा कलरफुल हो जाएगा। अब उसमें से हम क्या करेंगे, जस्ट थोड़ा सा ये सॉल्यूशन थोड़ा सा हम इसमें लेकर इसमें डाल देंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ मान के चलिए 1 या 2 चम्मच। तो हम देखेंगे कि इसमें भी जो है जो पानी है हमारा वो कलरफुल हो रहा है। उसी प्रकार इससे भी हम थोड़ा सा लेकर ये जो हमारा पानी का बीकर है उसमें डाल देंगे, तो हम देखेंगे कि इसमें भी थोड़ा थोड़ा लाल हो जा रहा है हमारा सॉल्यूशन। हालांकि इसमें ज्यादा गाढ़ा था, इसमें कम है। फाइनली फिर हम इससे भी थोड़ा इसमें डालेंगे, तो लास्टली ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें भी हमारा सॉल्यूशन कलरफुल हो जा रहा है।
हालांकि गाढ़ा इससे इसमें कम रहेगा, सबसे ज्यादा गाढ़ा इसमें था, इससे थोड़ा कम इसमें रहा, इससे थोड़ा कम इसमें, इससे थोड़ा कम इसमें। इट प्रूव्स, इससे ये क्या प्रूफ पता चलता है हमें कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल इसमें हमने डाला था, उससे हम पूरा सोल्यूशन लाल हो गया, उससे जस्ट हम 1 या 1.5 चम्मच हमने उठाया और इसमें डाला तो ये भी लाल हो गया। उसके बाद इसका भी मात्र 1 या 1.5 चम्मच इसमें डाला तो ये लाल हो गया, और इसका जब इसमें डाला तो ये भी कलरफुल हो गया। तो इसका मतलब एक क्रिस्टल से हम कम से कम 1000 लीटर्स ऑफ वाटर को कलर कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि उसमें जो पार्टिकल्स है, पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही छोटे हैं, ताकि वो ह्यूज अमाउंट ऑफ जो वाटर है हमारा, करीबन 1000 लीटर का जो वाटर है, उसको भी कलर करने के लिए काफी है। तो इसका मतलब यही है कि दे आर सो स्मॉल दैट वी कैनॉट इवन सी विथ आवर आइज। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वे कितने छोटे हैं। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। अभी तक हमने जाना था कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बनी है। अब हम देखते हैं कि उस पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या क्वालिटीज हैं। तो पहला है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है। जैसे कि मान लीजिए ये एक हमारा मैटर है, तो उसके बीच में स्पेस है, इस तरह का उनके बीच में स्पेस है। इसको हम कैसे समझेंगे? तो इसको हम जैसा हमने एक पहले आपको एक्टिविटी बताया था कि एक बीकर लेंगे, उसमें हम पानी डाल देंगे, पानी डाल के लेवल को स्टेबल कर लेंगे, और उसमें हम 1 स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, इसमें 1 स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसको चलाकर लेवल स्टेबल होने देंगे। तो हम देखेंगे कि लेवल जो सॉल्ट डालने के पहले जितना था, सॉल्ट डालने के बाद भी लेवल वही रह गया, लेवल में कोई इंक्रीमेंट नहीं आया। तो सॉल्ट डालने के बाद लेवल तो ऊपर हो जाना चाहिए था पानी का, पर वो हुआ नहीं। इसका ये मतलब क्या है कि सॉल्ट जो है हमारा, मान लीजिए ये पानी के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में घुस गया, इसीलिए कोई लेवल में इंक्रीमेंट नहीं आया। तो इट प्रूव्स कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल का कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स जो मैटर के हैं वो सब समय मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली वो मूव कर रहे हैं, कहीं भी स्थिर नहीं है। उनमें एक एनर्जी है, तभी वो मूव कर पा रहे हैं, और उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी, जिस एनर्जी से वो मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझा दूं कि मान लीजिए आप अपने रूम में किसी एक कॉर्नर में एक अगरबत्ती जला दें, अगरबत्ती जला के कॉर्नर में उसको रख दें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि अगरबत्ती की जो स्मेल है, जो खुशबू है, वो रूम के चारों तरफ फैल गई है। तो ये कैसे होता है? आपने तो वहां पर एक कॉर्नर में रखी थी, उसकी खुशबू जो धुएं के जरिए निकल रही थी वो चारों ओर कैसे फैल गई? तो वो इसलिए फैल गई क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, जो स्मेल जिससे आ रही है, जो पार्टिकल्स हैं धुएं के, वो कंटिन्यू मूव किए जा रहे हैं रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, और वो मूव करने के लिए उसके उनके पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी की और एक विशेषता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, किसी भी चीज की गर्मी को बढ़ा देंगे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। आपने नोट किया होगा कभी, ठंडे पानी में यदि आप 1 चम्मच सॉल्ट को घोलें और गर्म पानी में एक सॉल्ट को घोलेंगे, तो आप नोट करेंगे कि गर्म पानी में जो सॉल्ट है वो ठंडे पानी के मुकाबले पहले घुल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा था, तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, और वो ज्यादा एनर्जी की वजह से ज्यादा फास्ट मूव कर कर पानी में डिसॉल्व हो गए। चलिए आगे जानते हैं एक और प्रोसेस के बारे में, डिफ्यूशन। डिफ्यूशन क्या है? डिफ्यूशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ two different matters on their own
इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स ऑन देयर ओन, खुद से ही दो मैटर के पार्टिकल्स यदि खुद से मिक्स हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखिए, आप वाटर और इंक, एक ग्लास पानी में आप एक ड्रॉप इंक डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पूरा जो ग्लास है वो आपका इंक के कलर में, ब्लू कलर का यदि आपने इंक डाला है तो पूरा इंक का कलर ब्लू ब्लू हो गया, खुद से ही हो गया। तो इंटरमिक्सिंग खुद से, ऑन देयर ओन, खुद से यदि दो मैटर के पार्टिकल्स जैसे कि इंक और वाटर, दो मैटर के पार्टिकल्स यदि खुद से इंटरमिक्स होते हैं तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन में भी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा, डिफ्यूजन का स्पीड जो है वो ज्यादा होगा। इसका मतलब टेम्परेचर जैसे ज्यादा रहेगा, ये जल्दी इंटरमिक्स हो जाएंगे आपस में। चलिए अब हम पार्टिकल्स का तीसरा कैरेक्टर देखते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसका ये मतलब है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आप एक नेल ले लीजिए, कील जिसे कहते हैं, उसे आप हैमर से तोड़ने की कोशिश कीजिए। हैमर से इसे इसमें 2-3 बार मारिए तो आप देखेंगे कि ये टूटता नहीं है, इट डजंट ब्रेक, इट डजंट ब्रेक। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को खींच रहे हैं, वो एक दूसरे से अलग होने के लिए नहीं देना चाहते हैं। तो इट प्रूव्स कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं। और एक एक्टिविटी से मैं आपको समझाता हूं कि आपके यहाँ नल है, मान लीजिए आपके नल, एक टैप है, जो टैप उसमें से पानी ऐसे बह रही है, आप उसमें अपना फिंगर यहां डाल दीजिए तो टेम्पोरेरली पानी दो स्ट्रीम्स में अलग हो जाएंगे, ऐसे पानी जो बह रही थी, आप यहाँ बीच में फिंगर अपने डाल देंगे तो पानी टेम्पोरेरली अलग हो जाएगी, फिर लेकिन थोड़ी देर बाद देखेंगे आप कि वो नीचे कॉमन एक स्ट्रीम के तौर पे आ रही है। जैसे आपने फिंगर डाला यहाँ पर तो पानी अलग तो हो गया, बट चूंकि इट अट्रैक्ट्स ईच अदर, वो कॉमन एक स्ट्रीम के तौर पे फिर से नीचे बहेगी। तो इट प्रूव्स कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये अट्रैक्शन फोर्स जो है वो पार्टिकल टू पार्टिकल वेरी करेगा। किसी मैटर के पार्टिकल्स में ये अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, किसी मैटर के पार्टिकल्स में ये अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। आगे हम देखेंगे कि किस मैटर के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, किस मैटर के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट्स हो सकते हैं? तो मैटर के बेसिकली 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पहले हम शुरू करते हैं सॉलिड से। सॉलिड क्या होता है? कोई भी वस्तु, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए टेबल, बुक, ब्रिक्स, इस टाइप की वस्तुओं को सॉलिड्स कहते हैं। तो सॉलिड के प्रॉपर्टीज क्या है, आई मीन किन चीजों को हम जो सॉलिड कह रहे हैं तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है उनका डेफिनिट शेप। उनका शेप जो है वो फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने एक बॉक्स को रखा, थोड़ी देर बाद उसका शेप चेंज हो गया, तो उसका जो शेप है वो फिक्स है। उसी प्रकार डेफिनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब जैसे कि पहले आपको मैंने बताया था, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय थिंग, मतलब ये स्पेस कितना लेती है। तो स्पेस इनका जो होता है, वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। ये जितना अभी जगह ले रही है उतना ही कल भी लेगी, कहीं भी आप रखेंगे ये उतना ही जगह लेगी। तो इसका मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है और उसकी बाउंड्री जो है डेफिनिट बाउंड्री, ये जो बाउंड्रीज हैं उसकी, ये भी फिक्स है।
ये आप चेंज नहीं कर सकते। कोई भी एक आप यदि बॉक्स लेंगे तो उसकी बाउंड्री जो है वो आप प्रेस भी कर देंगे तो वो चेंज नहीं हो जाएगी, बाउंड्री फिक्स रहेगी। तो सॉलिड की ये प्रॉपर्टीज है कि उसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट बाउंड्री होती है। और एक प्रॉपर्टी है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। उसमें उसको आप कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा। आप यदि किसी ब्रिक को ले लीजिए, मान लीजिए एक एग्जांपल, आप यदि इस ब्रिक को प्रेस करेंगे तो वो क्या कंप्रेस होता है? वो कंप्रेस नहीं होगी, वो फिक्स्ड रहेगी, उसकी शेप को वो मेंटेन करेगी। सॉलिड की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन करता है, आउटसाइड जो भी फोर्स लगा ले वो अपने शेप को मेंटेन करती है। आपके मन में शायद अब एक सवाल आता होगा कि रबर बैंड जो हम घर में यूज करते हैं वो तो अपना शेप मेंटेन नहीं करती। हम जब मान लीजिए ये रबर बैंड है, उसको प्रेशर डालते हैं उस पर तो वो बड़ी या छोटी हो जाती है। तो क्या ये सॉलिड है? हाँ बिल्कुल ये सॉलिड है। ये बड़ी या छोटी इसलिए होती है क्योंकि हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स डालते हैं, एक बाहर से फोर्स डालते हैं, और जैसे ही इस फोर्स को हम हटा लेते हैं ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो इसका मतलब है कि रबर बैंड भी सॉलिड ही है। सॉलिड्स की एक और विशेषता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत ही क्लोज रहते हैं, बहुत ही ज्यादा ही सटे होते हैं। उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, और इसकी वजह से उनमें जो अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए सॉलिड सॉलिड को हम इजीली ब्रेक नहीं कर पाते हैं, इजीली उसको तोड़ नहीं पाते हैं, उसको हम कंप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको हम प्रेस करके उसको चपटा कर दें, ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, वेरी क्लोजली स्पेस्ड। इसीलिए कंप्रेस नहीं होता है, ये ब्रेक नहीं होता है ये। आइए अब हम देखते हैं दूसरा स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड। लिक्विड होता है जैसे कि आप वाटर, वाटर है, मिल्क है, इंक है, इन सब चीजों को हम लिक्विड कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि इनका कोई डेफिनिट, नो डेफिनिट शेप। आपने पानी का कोई शेप देखा है कभी? कोई पानी का शेप नहीं होता है। ये आप जिस कंटेनर में रखेंगे ये उसी शेप का दिखेगा। यदि आप उसको बॉटल में रखेंगे तो बॉटल के शेप का दिखेगा, यदि आप उसको बीकर में रखेंगे तो बीकर के शेप का दिखेगा। तो इसका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है, नंबर वन। नंबर टू, हाँ इनका डेफिनिट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब है कि ये जगह जो छेक रही है वो उतना ही छेकेगी, वॉल्यूम इनका चेंज नहीं होता है। मान लीजिए आपने 500 ml का एक बॉटल लिया है, उसमें पानी को रखा है 500 ml, ये है, और उसको आप यदि एक बीकर में एम्प्टी करेंगे और उसका मार्क है 500 ml का, यहां मार्क है, तो आप देखेंगे कि ये यहीं तक भर रहा है। इसको आप इसमें यदि एम्प्टी करेंगे तो देखेंगे आप ये यहीं तक भर रहा है, ना इससे ज्यादा हो रहा है ना इससे कम हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है। तो लिक्विड की ये प्रॉपर्टी है कि उसका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है लेकिन डेफिनिट वॉल्यूम होता है, और लिक्विड जो है वो फ्लो करती है, मतलब बहती है, तो इसीलिए उसको हम फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड को हम फ्लूइड कहते हैं क्योंकि इट फ्लोज, बहती है। तो कोई भी बहने वाली चीज को हम फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से सॉलिड के मुकाबले थोड़े ज्यादा स्पेस में रहते हैं, थोड़े ज्यादा दूर रहते हैं कंपेयर टू सॉलिड। इसी की वजह से इनमें अट्रैक्शन फोर्स जो थोड़ा है वो कम होता है, अट्रैक्शन इज लेस कंपेयर टू सॉलिड।
क्योंकि इनमें जो पार्टिकल्स के स्पेस हैं वो सॉलिड से थोड़े से दूर दूर हैं, सॉलिड की तरह वो क्लोजली पैक्ड नहीं है। आइए अब हम मैटर के तीसरे स्टेट के बारे में जानते हैं। तीसरे स्टेट को हम गैसियस स्टेट कहते हैं। तो गैसियस स्टेट में क्या है, जैसे कि एग्जांपल आपको दे देता हूं गैसियस स्टेट का, जैसे एयर, ऑक्सीजन, जो गैस के फॉर्म में रहता है, तो वो तीसरा स्टेट है गैसियस स्टेट। तो गैस जो है उसका प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। पहला प्रॉपर्टी है कि गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, लिक्विड की तरह ही इसका भी कोई शेप नहीं होता है। आप जिस कंटेनर में डालेंगे ये उसी शेप में आ जाएगा, गैस के सिलेंडर में डालेंगे तो गैस के उस सिलेंडर के शेप में आ जाएगा, यदि किसी बॉटल में डालेंगे तो उसके शेप में आ जाएगा, इसका कोई शेप नहीं होता है। इसकी और एक प्रॉपर्टी क्या है कि इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है। आप जिस किसी कंटेनर में डालेंगे ये उस कंटेनर का जितना वॉल्यूम है उतना ही वो ले लेगी। आप छोटे कंटेनर में डालेंगे तो इतना वॉल्यूम ले लेगी, एक बड़े कंटेनर में डालेंगे आप यदि इसको, तो ये उतना ही स्पेस ले लेगी। तो लिक्विड का कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये हाईली कंप्रेसिबल होती है। हाईली कंप्रेसिबल मतलब इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर रहते हैं, दे आर वेरी लूजली पैक्ड, बहुत एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ जो बीच में ये गैप दिख रहा है, ये गैप की वजह से ये काफी ये कंप्रेसिबल होता है, हम इसको काफी कंप्रेस कर सकते हैं। तो तीन प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताए गैसियस स्टेट के, इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, कोई वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता, और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। गैस की एक और प्रॉपर्टी क्या है, गैस के पार्टिकल्स की और एक विशेषता क्या है कि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और इस प्रकार एक दूसरे से टकराते हैं और वॉल से टकराते हैं। तो इस वॉल्स में जो टकराने की वजह से, इस वॉल्स ये दीवार है इसमें टकराने की वजह से इस पर एक फोर्स पड़ता है, और ये फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं प्रेशर। मतलब कि ये जो गैस के पार्टिकल्स है ये वॉल में जब टकरा रहे हैं तो उसमें जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, उस फोर्स को यदि हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा उसे हम प्रेशर कहेंगे। तो प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय दिस गैस पार्टिकल्स। चलिए मैटर के तीनों स्टेट्स का एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं। सॉलिड में डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड में कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, उसको जिस कंटेनर में डालेंगे ये उसका शेप ले लेती है। गैस का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसका वॉल्यूम जो होता है सॉलिड का वो फिक्स होता है। लिक्विड का भी वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, जिस कंटेनर में भी डालेंगे उसका जो वॉल्यूम है वो वही रहेगा। बट गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है, जिस कंटेनर में डालेंगे वो उस कंटेनर का स्पेस को पूरा ऑक्यूपाई कर लेगी। सॉलिड जो है वो रिजिड होती है, मतलब वो कोई कंप्रेसिबल नहीं होता है बिल्कुल, उसको आप जो भी प्रेस कर देंगे तो वो अपना शेप को चेंज नहीं करता। बट लिक्विड क्या होता है, वो थोड़ी कंप्रेस होती है, और गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, यदि उसको प्रेस करके आप बहुत ही छोटे वॉल्यूम में ला सकते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स कुछ इस तरह से दिखते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत ही नजदीक होते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के मुकाबले थोड़े से ज्यादा दूर दूर होते हैं, और गैस के पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के काफी दूर होते हैं। उसी की वजह से सॉलिड में जो है पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है, हाई अट्रैक्शन फोर्स उनमें होता है। लिक्विड में थोड़ा सा कम अट्रैक्शन फोर्स होता है, और गैस में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सबसे कम होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैटर इन सराउंडिंग्स के नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वेट कीजिए, हम मैटर इन सराउंडिंग्स का दूसरा पार्ट भी लेकर आपके लिए जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू।